नमस्कार छात्रों, आज मैं सेकेंड सेमेस्टर के जो छात्र हैं आज मैं आप सबसे भारतीय काव्य शास्त्र की चर्चा करने वाला हूं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में अब तक हमने काव्य भेदों को आपको पढ़ा दिया था। अब काव्य भेदों के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा आज मैं इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं कि विशेष रूप से अब बहुत सारे भाषाओं को लेकर जहाँ काव्य लिखा गया हो उस काव्य को क्या नाम दिया जाए, क्योंकि आप में से कई छात्रों ने ये कमेंट करके पूछा था कि जहाँ अनेक भाषाओं से निर्मित काव्यों का वर्णन हो सर उस काव्य को क्या कहते हैं। तो उस काव्य को कारंभक काव्य कहते हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट करके अवश्य पूछ लिया करिए, क्योंकि वे जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे यह समझ में आएगा कि कहाँ हमसे भूल हो रही है, हम उसे सुधारने का प्रयास आपसे करेंगे। तो कई भाषाओं के मेल से निर्मित काव्य को कारंभक काव्य कहा जाता है। और एक बात सबने पूछी थी कि जहाँ गद्य पद्य से मिश्रित काव्य हो उसे कौन सा काव्य कहेंगे। तो देखिए छात्रों, जब मैं आपको दंडी को पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में, तो दंडी को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि दंडी ने गद्य पद्य और मिश्र काव्य की चर्चा की है। तो जहाँ गद्य पद्य के बाद गद्य पद्य मिश्रित काव्य हो उसे मिश्र काव्य कहेंगे या चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलिए हम आते हैं वीडियो पर काव्य भेदों पर कि काव्य भेद आखिरकार सर्वमान्य रूप से क्या क्या निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए काव्य भेदों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो काव्य भेद जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है दृश्य काव्य और एक होता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य होता है जिसे सुना जा सकता है। दृश्य काव्य क्या होता है, जिसे सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम भेद करने का प्रयास दृश्य काव्य का भेद करेंगे। तो दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं। पहले भेद को रूपक कहते हैं, दूसरे भेद को उपरूपक कहते हैं। और श्रव्य काव्य का जब भेद किया जाएगा तो विविध आचार्यों ने श्रव्य काव्य के दो भेद किए हैं। पहला पद्य श्रव्य काव्य और दूसरा गद्य श्रव्य काव्य। पद्य श्रव्य काव्य और दूसरा गद्य श्रव्य काव्य। इस तरह से दो भेदों की चर्चा यहाँ पर आचार्यों ने की है, पद्य श्रव्य काव्य और गद्य श्रव्य काव्य। फिर इसके बाद अब पद्य श्रव्य काव्य के दो भेद आचार्यों ने बताए हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। क्या बताया है कि मुक्तक काव्य होता है एक मुक्तक काव्य और दूसरा भेद क्या बताया गया है, प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य, अब इसकी परिभाषा की चर्चा मैं आपसे करूंगा। कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लेता है कि सर्वमान्य रूप से काव्य के भेदों की चर्चा तालिका के अनुसार करिए। तो वहाँ आपको मैं ये तालिका देने का प्रयास कर रहा हूँ। अब प्रबंध काव्य जो होता है इसके कितने भेद होते हैं, तो आप जानते हैं छात्रों कि प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है खंड काव्य, दूसरा होता है महाकाव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रबंध काव्य और महाकाव्य। अब हम चलते हैं गद्य श्रव्य काव्य की ओर। तो गद्य श्रव्य काव्य के भी चार भेद होते हैं। कौन कौन से? मुक्तक, उत्कलिका,
चूर्णक और वृत्तगंधी, मुक्तक, उत्कलिका, चूर्णक और वृत्तगंधी, इस तरह से काव्यों के भेदों की चर्चा की गई है। यानी यहाँ पर 4 तरह के भेदों की चर्चा आचार्यों ने की है कि मुक्तक, उत्कलिका, चूर्णक और वृत्तगंध भी काव्य का भेद होता है। तो प्रबंध काव्य की तरफ आते हैं। जब हम खंड काव्य और महाकाव्य की चर्चा करने लगते हैं तो देखिए छात्रों, मुक्तक काव्य जो होता है, मुक्तक काव्य के भी कई भेद निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से हैं तो उनकी चर्चा मैं आपसे अब करने वाला हूँ। मुक्तक काव्य के सदानंदिक, विशेषक, कलायक और कुलक भेद होते हैं। ठीक है, इसे मैं यहाँ ले लेता हूँ। सदानंदिक, विशेषक, कलायक और कुलक, इन सब की परिभाषा मैं आपसे बताऊंगा और इन सब का नोट्स भी आपके YouTube चैनल पर पड़ा होता है, जहां पर मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक उसके डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे तो इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। तो मुक्तक काव्य के 4 भेद होते हैं, सदानंदिक, विशेषक, कलायक और कुलक। और फिर इसके बाद जो प्रबंध काव्य होता है, प्रबंध काव्य के 2 भेद, खंड काव्य और महाकाव्य निर्धारित किए गए हैं। अब जो श्रव्य काव्य होता है तो श्रव्य काव्य अगर आपसे पूछा जाता है कि काव्य भेदों की चर्चा तालिका के अनुसार व्यक्त करिए तो आप आशा है कि आसानी से उसे बता सकते हैं। अब चलिए एक एक काव्य के बारे में चर्चा हम आगे आपसे करने वाले हैं कि कौन सा काव्य किसका परिचायक है, कौन सा काव्य किस है और किस काव्य को हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले जो हमें मिल रहा है दृश्य और श्रव्य काव्य की हम चर्चा आपसे करेंगे। अब जो मुक्तक काव्य है और प्रबंध काव्य है उसकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दृश्य काव्य वह काव्य होता है जो दिखाई देता है। भरत मुनि ने कहा है दृश्यन्ते तस्य काव्यः दृश्य काव्यः, दृश्यन्ते तस्य काव्यः दृश्यः, अर्थात जो दिखाई दे वह क्या है, दृश्य काव्य है। श्रव्य काव्य नाम से ही, श्रव्य यानी जो सुनाई देने वाला काव्य है, उसे हम कौन सा काव्य कहते हैं, उसे हम श्रव्य काव्य के अंतर्गत रखते हैं। तो 2 बातें स्पष्ट हो गई छात्रों। अब हमसे यदि पूछा जाता है कि दृश्य काव्य क्या है, श्रव्य काव्य क्या है, तो बता सकते हैं आसानी से। अब मुख्य बात जो परीक्षाओं में पूछी जाती है वह क्या पूछी जाती है, वह यह पूछा जाता है कि महाकाव्य किसे कहते हैं, या मुक्तक। पहले मुक्तक काव्य की चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, यानी मुक्तक काव्य नाम है मुक्तक, यानी जो सभी बाधाओं से मुक्त हो, यानी जहाँ पर न तो छंद के नियमों का पालन हो, यति गति हो। उसका वर्णन कैसा होता है, गीत, कविता, दोहा और पद एवं आधुनिक चतुष्पदी तथा आधुनिक चतुष्पदी और विशिष्ट बातें मुक्तक काव्य कही जाती हैं। मुक्तक काव्य के संदर्भ में जो आचार्य दंडी हैं वो क्या बताते हैं, मुक्तकम वाक्यांतरम निरपेक्षो यह श्लोकः, अर्थात वह श्लोक जो वाक्य के निरपेक्ष हो वो क्या है, मुक्तक काव्य होता है।
और इसकी परिभाषा अग्नि पुराणकार कहते हैं कि मुक्तकम श्लोक एवौकस चमत्कार क्षमः सताम। मुक्तकः श्लोक एवौक चमत्कारः क्षमः सताम, यानी मुक्तक जो होता है एक ही श्लोक में चमत्कार उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। और क्या बात होती है, मुक्तक काव्य ऐसा पद्य होता है जिसमें अपने आप एक ही पद्य में संपूर्ण भाव विद्यमान होते हैं और पाठक भी उस मुक्तक को पढ़ने के बाद अपने से भाव समझने में पूर्णतः समर्थ होता है, तो वह का ऐसा काव्य मुक्तक काव्य कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला क्या है, अगला जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वह है प्रबंध काव्य। मैंने आपको मुक्तक काव्य के संदर्भ में बताया प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है, इसके लिए भी कई प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रबंध वह रचना होती है जिसमें किसी एक कथा का अद्योपांत विस्तृत वर्णन किया जाता है और उस कविता का तारतम्य कभी भी न टूटे। यानी प्रबंध यानी एक ऐसी कविता, एक ऐसी कहानी को लेकर लिखी गई घटना जो प्रारंभ से लेकर अंत तक पहुंचती है और विस्तृत चरित्र का निर्माण करने वाली होती है और एक विशिष्ट दृष्टिकोण को लेकर वह आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसी रचना प्रबंध काव्य कहलाती है। अब प्रबंध काव्य के दो भेद निर्धारित किए गए हैं, पहला खंड काव्य और दूसरा महाकाव्य। खंड काव्य क्या होता है, खंड काव्य ऐसा काव्य होता है जिसमें कि एक देश या किसी व्यक्ति विशेष का अनुसरण करते हुए कहानी का वर्णन किया जाता है। खंड काव्य वह काव्य होता है कि जिसमें खंडित कथा, अब जैसे रामचरितमानस है तो रामचरितमानस को लेकर यदि खंड काव्य लिखा जाए तो हनुमान चरित लिख दिया जाए। हनुमत चरित लिखा गया है, हनुमान नाटक लिखा है हृदय राम ने, तो वो क्या है, वो खंड काव्य है कि सुंदर कांड की जो हनुमान जी की कथा है बचपन से लेकर अंत तक की कथा, उसी का जब वर्णन हो तो वो खंड काव्य के अंतर्गत आ जाता है। तो इसकी परिभाषा विश्वनाथ ने इस प्रकार दी है कि खंड काव्य जो होता है वह महाकाव्य एक देश या किसी देश विशेष के अंश का अनुसरण करने वाला होता है। यह जीवन के समस्त पक्षों का उद्घाटन नहीं करता, अपितु जीवन के एक पक्ष का उद्घाटन करता है। हेमचंद्र अपने काव्यानुशासन में कहते हैं कि जब कवि एक ही विषय को एक ही छंद में आद्यांत रूप में चित्रित करता है तो उस काव्य को खंड काव्य कहते हैं। अब जब खंड काव्य की परिभाषा आपने दे दी, फिर इसके बाद आता है महाकाव्य। अब महाकाव्य में के संदर्भ में संस्कृत के आचार्यों ने तो बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी है, पर मैं 4-5 परिभाषाएं, 4-5 दृष्टिकोणों को बताना चाहूँगा। महाकाव्य की कहानी एक विस्तृत कथानक को लेकर आगे बढ़ने वाली होती है, जिसमें कई सर्ग होते हैं, जिसमें मान लीजिए तो महाकाव्य में लगभग 6 से अधिक सर्ग होते हैं जिसकी कथा सर्गबद्ध होती है। और इसमें नायक होता है और प्रतिनायक। जैसे प्रतिनायक को खलनायक भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए
कई और विशिष्ट पात्रों की आवश्यकता होती है। बीच बीच में विदूषक इत्यादि हास्य और व्यंग करने वाले पात्र भी आ जाते हैं महाकाव्य में, तो महाकाव्य की शोभा की गरिमा और अधिक बढ़ जाती है। अब जो महाकाव्य होता है, इसकी रचना एक विशेष प्रकार के छंदों में होती है और सर्गों की संख्या भी 6 या 8 से अधिक होती है। सर्गों के अंत में कथानक जो होता है महाकाव्य का, उसके बदलने की सूचना दी जाती है। और महाकाव्य में किस किस बात का वर्णन होता है? सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, अर्धरात्रि, मध्यरात्रि, चांदनी, नख शिख का वर्णन, यानी जो नायक और नायिका है उसके पैर के नाखून से लेकर बाल यानी शिखा तक का वर्णन हो, चांदनी रात का वर्णन हो, विविध ऋतुओं का वर्णन हो, विविध महीनों का वर्णन हो, मौसमों का वर्णन किया जाए, नदी, पहाड़, झरना, युद्ध आदि का वर्णन भी महाकाव्य में किया जाता है। तो इस तरह से खंड काव्य और महाकाव्य आप समझ चुके। फिर इसके बाद अगला जो काव्य होता है वह दृश्य काव्य। मैंने आपसे कहा कि वह दृश्य काव्य होता है। महाकाव्य के संदर्भ में और भी कई बातें हैं, जैसे महाकाव्य में मंत्रणा होनी चाहिए, दूत का प्रेषण होना चाहिए, अभियान होना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाला होना चाहिए महाकाव्य, कई तरह के संधियों का पालन करने वाला होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि महाकाव्य विषय प्रधान काव्य होना चाहिए, जिसमें अपेक्षाकृत बड़े आकार में किसी व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठित और लोकप्रिय तथा उदात्त कार्यों का वर्णन किया जाए। अब इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा दृश्य काव्य की, कि दृश्य काव्य कौन कौन से होते हैं। तो दृश्य काव्य वह होते हैं, दृश्य काव्य, यहाँ श्रव्य काव्यों की चर्चा मैंने आपसे की, कभी कभी पूछ लेता है कि दृश्य काव्य का विस्तार से वर्णन करिए। वैसे तो लगातार नहीं पूछा जाता है, किंतु जो आप यमय के बाद नेट इत्यादि की परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें दृश्य काव्य संबंधी वर्णन किया जाता है। दृश्य काव्य संबंधी वर्णन इस तरह का होता है जिसमें भावों की अभिव्यक्ति का साधन बताया जाता है। तो दृश्य काव्य के संदर्भ में यह है कि इसमें नाटक और प्रहसन आते हैं, जिसका अभिनय रंगमंच पर किया जाता है। दृश्य काव्य में रमणीयता होती है, दर्शक की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। कलाकार अपनी प्रभावशील अभिनय कला द्वारा हृदय पर सीधा प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं। दृश्य काव्य निश्चय ही श्रव्य काव्य से श्रेष्ठ होता है और श्रव्य काव्य का आनंद केवल सुनकर लिया जा सकता है। नाटक में साहित्य के अन्य तत्वों के अतिरिक्त अभिनय भी होता है। और दृश्य काव्य में जैसे नाटक हो गया, एकांकी हो गई, रेडियो रूपक हो गया और नुक्कड़ नाटक हो गया, ये सब क्या हैं? प्रहसन हो गया, भाण हो गया, ये सब दृश्य काव्यों के अंतर्गत आते हैं। अब एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वह पूछा जाता है कि गीत काव्य किसे कहते हैं? कौन सा काव्य? गीत काव्य। गीत काव्य क्या है? तो देखिए छात्रों, गीत काव्य यदि पूछता है आपसे परीक्षा में तो गीत काव्य की भी परिभाषा आपको देनी है। वो भी प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य की तरह ही श्रेष्ठ दृष्टिकोणों का अनुपालन करने वाला होता है। अब गीत काव्य में किस बात की महत्ता होती है?
जो गेय पद रचना होती है उसे क्या कहा जाता है? गीति काव्य कहा जाता है। गेय पद रचनाओं में विशिष्ट बिंदुओं, दृष्टिकोणों, मान्यताओं, अर्थमत्ताओं के अनुपालन में नवीन जीवन दृष्टि का पालन करने वाला कर्ता गीति काव्य का द्योतक होता है। अब गीति काव्य की जो विशिष्ट बात होती है वह क्या है? गीति प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति में अति प्राचीन समय से गाते चले आए हैं। आज भी ये गीति गाए जाते हैं, किंतु साहित्य में उन गीतों को गीति काव्य की संज्ञा दी जाती है। भारत में, हमारे देश में वैदिक काल से ही ये गीत प्रचलित हैं। इनका प्राचीनतम रूप संहिताओं में देखा जा सकता है। सामवेद के मंत्र जो हैं वे गीतों में ही तो निहित हैं। इसके अलावा गीत गोविंद में गीति काव्य की अखंड परंपरा का दर्शन किया जा सकता है। विद्यापद की पदावली और गीत गोविंद की टीका, ये सभी तो गीति काव्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत आते ही हैं। गीति काव्य में अब आप कहेंगे कि सर सरल भाषा में समझाइए, तो सरल भाषा में यह है कि हमारे यहाँ ऐसे गीत जो प्रचलित रहे थे और उनको साहित्यिक रूप नहीं मिल सका था। जैसे कजली होती है, कजली का साहित्यिक रूप आज होने लगा लेकिन पहले नहीं होता था। विवाह के गीत, आल्हा, ये सब कहाँ साहित्यिक रूप में थे? न तो ये दृश्य काव्यों के अंतर्गत आते थे, न तो श्रव्य काव्यों के अंतर्गत आते थे। ये तो अब गीत काव्य का भेद किया गया, तब इनको समाहित किया गया। नहीं तो गाली, लावनी, मुकरी, पैरोडी, आल्हा, कजरी, बिरहा, ये सब जो हैं ये सभी गीत, ये सभी काव्यों की श्रेणी में नहीं आते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें गीति काव्य कहा जाता था। तो छात्रों, आज मैंने आपको इस गीत काव्य के बारे में चर्चा की। अब फिर इसके बाद मैं आपसे जब अगले वीडियो में मिलूँगा तो एक नए विषय को लेकर मिलूँगा। और जो भी सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं वे थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं, तो अब थर्ड सेमेस्टर की क्लासें अधिकांशतः आपको पढ़ाई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।